हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। सो जैसा कि आप सबको पता है अभी डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स के आपकी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, आपके एग्जाम्स हो रहे हैं और इसी लाइन में आगे आपका एक और शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है। सो IBPS क्लर्क 2025 के एग्जाम का आपका शॉर्ट नोटिस आया है एंड इसमें हमें ये पता चला है कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है। तो 1 अगस्त से लेकर आपकी 21 अगस्त तक फॉर्म फिलिंग की डेट है आपकी, और इसमें 31 अगस्त तक भी आपको डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। और अगर आप ऐसे पर्सन हैं, ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सोच रहे हैं इस एग्जाम को आपको प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी होगी, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर करनी होगी, बिकॉज जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। अब इन इंफॉर्मेशन का हम यूज़ करते हैं ये समझने में कि क्या हम इसके लिए कैपेबल हैं, क्या ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या इसके बाद जो हमारा एक लाइफ स्टाइल है वो अच्छा हो जाएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हम हो जाएंगे। सारी चीज़ें देख कर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, राइट। और कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एग्जाम के बारे में, IBPS क्लर्क के एग्जाम के बारे में सारी चीजें बताऊंगी, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये एग्जाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी है इस एग्जाम के लिए, ये भी चीजें हम समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, हम एलिजिबिलिटी कवर करेंगे कि हम समझेंगे कि क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है इस एग्जाम को देने के लिए, जॉब प्रोफाइल यहाँ पे क्या होती है आपकी, सैलरी आपकी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहता है, सिलेबस आपका क्या रहता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपकी क्या रहती है, प्रमोशंस क्या होते हैं इसमें, और इसमें हम पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो आप एक तरीके से डिसाइड कर पाओगे और एक सही डिसीजन आप ले पाओगे इन सारी इंफॉर्मेशन के बाद कि क्या आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको सीरियसली कंसिस्टेंट रह के अपना जो हार्ड वर्क है वो देना है, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे ताकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो ये ई बुक है, इन ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स विद देयर आंसर कीज मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और क्या पैटर्न रहता है। तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन ई बुक्स का लिंक मिल जाएगा। तो ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके 6 डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ई बुक इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप इनको बेफिक्र होकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनालाइज खुद से कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका एक कोर्स है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और आप सोच रहे हैं कि आपका बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से लेकर साथ दे और इंटरव्यू तक आपको मतलब बिल्कुल कंप्लीट आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो ये बैंकिंग एग्जाम महापैक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं थोड़े ये समझ लेते हैं। इसमें आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की सारी जो क्लासेस है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, वो अवेलेबल रहती हैं प्री मेंस, और यहाँ पे आपको प्री और मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको पूरे कवर्ड हो रखे होंगे आपके यहाँ पे। करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे प्रेजेंट है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये करंट अफेयर के मंथली कंपाइलेशन भी है, MCQs भी हैं, कंप्यूटर क्लासेस आपकी है। इसमें डिस्क्रिप्टिव का मटेरियल है जो हमारे PO, IBPS PO एंड SBI PO के लिए होता है। अलग अलग है दोनों ही एग्जाम्स के लिए क्योंकि पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। आपके मिनी मॉक टेस्ट हैं, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं इसके अंदर, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर प्री प्लस मेंस के हैं। इंटरव्यू गाइडेंस भी है। तो अगर ये जो आपके एग्जाम है, PO का जो एग्जाम होता है उसमें इंटरव्यू भी होता है आपका, तो इंटरव्यू तक की आपकी पूरी कंप्लीट जो गाइडेंस है वो आपके इस कोर्स के अंदर ही है सारा का सारा। एंड लास्ट में आपका मेंटर सपोर्ट भी कंप्लीटली आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है। सो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जैसे लगता है एक ही चीज जगह पर उन्हें सारी चीजें अवेलेबल हो जाए, जहां पे वो टेस्ट भी दे पाए, वीडियोस भी देख पाए, अपने को एनालाइज भी कर पाए और क्वेश्चन भी पूछ पाए, तो ये सारी ही चीजें आपको इस कोर्स के अंदर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे से डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसमें एनरोल होना है या फिर नहीं होना है, और ये आप डेमो लेक्चर्स भी देखकर पता कर सकते हो। तो डेमो लेक्चर्स भी आपके इसके अंदर हैं, तो उनको जरूर दीजिएगा, ये कंप्लीटली फ्री है, इसी कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसमें एनरोल कैसे कर सकते हो, 3 तरीके हैं आपके एनरोल करने के लिए। फर्स्ट, आप इसमें edutap.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। सेकंड, आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एंड थर्ड, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। एंड अब बढ़ते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन पे आगे। ठीक है, अपना जो हमने ये सारी चीजें डिस्कस करनी है आज के इस एग्जाम के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है टोटल, ये समझ लेते हैं। जो अभी तक हमारे जो IBPS क्लर्क का एग्जाम हुआ है उसमें प्रॉपर यही अभी सिलेक्शन प्रोसेस आपका चलता है। जिसे आपका प्री होता है, प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है,
ठीक है। एंड मेंस आपका स्कोरिंग होता है, तो मेंस के जो मार्क्स रहते हैं उसके हिसाब से आपका एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होता है एंड एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, जिसमें से अब आपका जो रोल नंबर है वो आ गया तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, बस आपका प्री है, मेंस है, कोई इंटरव्यू आपका यहाँ पे नहीं होता है। सो अगेन आपके जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फॉर्म फिलिंग की डेट्स हैं, वो समझ लेते हैं हम। तो आपका फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त से, तो नोटिफिकेशन आ जाएगी आपकी जल्दी ही। एंड यहाँ पे आपका 21 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट है, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको ये फॉर्म फिल करना है नहीं करना है, और जल्दी ही डिसाइड करना ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद। ठीक है, ताकि आप एक सही समय पर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सके और अच्छे से कर सको। यहाँ पे आपका ये ऑनलाइन एग्जाम का है, प्री का जो एग्जाम है, अब ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ये आपका जो एग्जाम का है ये कैलेंडर में आया हुआ था, जो आपका IBPS कैलेंडर होता है वो पहले ही डेट्स को जारी कर देता है। तो ये आपका 4, 5 एंड 11 अक्टूबर को प्री का एग्जाम है एंड 29 नवंबर को आपका ऑनलाइन मेंस का एग्जाम है, बट ये अभी टेंटेटिव डेट्स हैं। अगर जो अभी शॉर्ट नोटिस में आया हुआ है वहां पे आपका सिर्फ अक्टूबर लिखा है और यहाँ पे सिर्फ आपका नवंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एज क्या होनी चाहिए हमारी इस एग्जाम के लिए, तो 20 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। ये उन स्टूडेंट्स, उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जिनका कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो 20 से लेकर 28 साल की आपकी एज होनी चाहिए। तो मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर है। जनरल और EWS कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे आपका ये एज का क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे मस्ट बी 20 ईयर्स एटलीस्ट एंड, और आपको नॉट ओल्डर देन 28 होता है। अब कुछ कैटेगरीज को यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलता है, सो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एज का मतलब रिलैक्सेशन है आपको मिला हुआ है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का है, OBC कैटेगरीज के लिए आपका 3 ईयर्स का है, पर्सन विद डिसएबिलिटीज के लिए आपका 10 ईयर्स का है। इसमें भी आपका अगर जो कैटेगरीज हैं उस पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी के ये आपके जो रिलैक्सेशन है वो आपके सामने है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें एजुकेशन क्या होनी चाहिए, अब एज तो पता चल गई हमको, और एजुकेशन के लिए सिंपल आपको एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। मतलब अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में कुछ भी आपने किया हो, BCA किया है, BCom किया है, ग्रेजुएशन है आप, इट्स सिंपल, इसका मतलब है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि आपका एक जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव obtained an equivalent qualification recognized by the central government are also eligible, आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो। अब आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे आपका फॉर्म फिल होता है तो उसमें आपके मार्क्स जुड़ते हैं, दिखते हैं, मतलब मार्क्स आपको वहाँ पे फिल करने होते हैं लास्ट ईयर के, सॉरी जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं, परसेंटेज जो होता है। ठीक है, तो एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस अ वैलिड मार्कशीट और डिग्री प्रूविंग देयर ग्रेजुएशन स्टेटस ऑन द डे ऑफ द रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, अपना फॉर्म फिल करते हो, तो आपका वहां पे सेक्शन है, अब वो तभी आप भरोगे, जो परसेंटेज वो तभी भरोगे जब आपका मार्कशीट आपके पास में होगी। तो आपका जो रिजल्ट है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट पहले ही आ जाना चाहिए आपके रजिस्ट्रेशन करने से पहले, और अगर आपका रिजल्ट तब तक अनाउंस नहीं होता है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं होता। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के आसपास रहते हैं, मतलब लास्ट ईयर में रहते हैं, और उनका जो रिजल्ट है वो शेड्यूल होता है कि कभी भी आपका आने वाला है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कब आप एलिजिबल रहेंगे। तो आपका रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन का। क्लियर, ये हो गई। एंड यहाँ पे एक चीज याद रखिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रहता है, तो क्योंकि IBPS क्लर्क का पेपर है और इसमें आपका कंप्यूटर जो मैंडेटरी है, कंप्यूटर नॉलेज आपका मैंडेटरी है, और ये तभी पता चलेगा जब आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह होगा। अब इसको ध्यान से सुनो, ये कैंडिडेट शुड हैव अ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और अ डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस और अब प्रोग्रामिंग। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 11th 12th में कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट होता है, 8, 9, 10 में ऐसे कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है, कॉलेज में होता है। तो अगर आपका ऐसा है, मतलब आपका अगर यहाँ पे हाई स्कूल बोला गया, हाई स्कूल, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट में अगर आपका कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, वहाँ पे शो हो रहा है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग से कोई डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है, डिग्री करने की जरूरत नहीं। बट अगर आपके पास ऐसी चीजें नहीं है तो एक डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो छोटा सा, एंड एक सर्टिफिकेट आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा।
लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे जब IBPS क्लर्क का पेपर आप फिल करते हो तो वहाँ पे आप अलग अलग स्टेट से, सर्कल से आप फिल करते हो। अब उन पर्टिकुलर स्टेट्स की लैंग्वेज अलग अलग होती हैं और यहाँ पे आपको हर एक स्टेट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। तो जिस भी स्टेट से आप फिल कर रहे हो, याद रखिएगा उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती है तो आप वहां से फिल नहीं कर सकते हो। कई बार क्योंकि स्टूडेंट वैकेंसी के बेस पे भी कहीं से भी फिल कर देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो लैंग्वेज का भी इंपॉर्टेंस था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये टेस्ट होता है आपका, और अगर आप इसको क्लियर नहीं करते हो तब आप इसमें डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो बाद में। यह आपका मेंस के एग्जाम के बाद होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, कैसे यहाँ पे बोलते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को। तो हमेशा याद रखिएगा उसी स्टेट से आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा जहाँ की लैंग्वेज आपको नोन हो। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा हम बात करें कि क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या करता है एक IBPS क्लर्क। जब आप IBPS क्लर्क में फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो एज अ क्लर्क, आप बैंक को ज्वाइन करोगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत समझाया जाएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। तो ट्रेनिंग होती है, फिर थियोरटिकल भी चीज़ें समझाई जाती हैं। एक अलग से जगह पे लेके जाके भी 10-15 दिन की ट्रेनिंग हो गई, फिर वापस आपको बैंक में बुला दिया गया। तो ऐसे ऐसे करके बीच में आपकी कुछ ट्रेनिंग भी रहती है। और उसके बाद यहाँ पे आपको काम क्या क्या करना होता है। तो आपने देखा होगा, आप नॉर्मल बैंक में भी गए होंगे तो आपने डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स देखा होगा। हर एक काउंटर पे अलग अलग काम हो रहा होता है, जहाँ पे कहीं पे कैशियर होता है, कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन वाला काउंटर होता है, राइट। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक टास्क आपको मिल गया, लाइफ टाइम आपका वही टास्क चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अलग अलग मल्टीटास्किंग टाइप आपको यहाँ पे काम मिलता है। जैसे कि हो गया कस्टमर हैंडलिंग, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। अकाउंट ओपन करना, क्लोज करवाना किसी का, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना, कोई डॉक्यूमेंट लेके आया है, कुछ चीज ओपन करवा रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना, पासबुक अपडेट करवाते हैं लोग, है ना। ATM इश्यू करवाना, चेक इश्यू करवाना। कस्टमर हैंडलिंग मतलब यहाँ पे कुछ अपना किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आया है कस्टमर, उनके क्वेश्चंस की आपको, ये जो उनके क्वेरीज होते हैं उनको आंसर करना होता है। उनको किसी स्कीम के बारे में पता करना है तो उनको वो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारा है आपका एक IBPS क्लर्क या फिर क्लर्क का काम जो बैंक के अंदर होता है। और भी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, बट ये याद रखना कि मल्टीटास्किंग होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब हमारा जो सैलरी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो बेसिक सैलरी पे मैं यहाँ पे बात करूँ जो अभी तक आपका होता है यहाँ पे, और ये हर एक, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग स्टेट से आप फिल करते हो। जब आप अलग अलग स्टेट से फिल करते हो तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि हर एक स्टेट के अलग अलग के वहाँ पे आपके थोड़े कुछ अलाउंसेस चेंज हो जाते हैं। तो जो आपका ग्रॉस सैलरी बनती है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकती है। क्लियर है। और बैंक के पे भी आपका डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम IBPS क्लर्क का पेपर भरते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बैंक उसमें रहते हैं, और मतलब आपके अलग अलग बैंक्स के हिसाब से भी थोड़ा बहुत सैलरी में कुछ 100 मतलब कुछ 100-200 मतलब ऐसे 100,000 रुपीज़ का चेंज रहता है। क्लियर है। तो यहाँ पे एक बेसिक सैलरी में एक ऑन एवरेज फिगर आपके पास लेके चलूंगी, तो 26,000 के अराउंड हमारे पास एक बेसिक सैलरी होती है। तो अभी डरिएगा मत, ये सिंपल इतना ही पैसा नहीं मिल रहा आपको, इससे ज्यादा पैसा मिलता है। यहाँ पे कुछ अलाउंस आपके ऐड हो रहे हैं, तो ये सारे अलाउंस आपको मिलते हैं। एंड नेक्स्ट आपके पास एक ग्रॉस सैलरी का अमाउंट बन जाता है 45,000 समथिंग, ठीक है। ये प्लस कर रखा है, इसका मतलब इससे ज्यादा ही बनेगा, 46 भी बन सकता है, ठीक है, 47 तक भी रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे नेट सैलरी जो होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे तक आपके कुछ डिडक्शंस होते हैं, NPS वगैरह में आपका कटता है, जो आपको बाद में जाके मिलता है, आप ही के लिए है वो भी, बट आपका अभी यहाँ पे से डिडक्ट होता है। तो आपके पास नेट सैलरी कितनी आती है आपके पॉकेट में, 42,000 प्लस, तो 43 तक भी जा सकता है आपका ये 42,000 प्लस, बट स्टिल आपका ये एक ऑन एवरेज जो फिगर है वो भी बहुत अच्छा फिगर है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिंपल, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ाई करनी है, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइट है, बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इतने सारे कंपटीशन है, आपको लोगों को हराना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सीट के लिए, ठीक है। तो आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर को स्टार्ट करने में। आपको 40 हज़ार तक यहाँ पे चीज़ें, 40 हज़ार तक आपके हाथ में पैसा आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी इस समय पर बहुत लोग होते हैं जिन्होंने नॉर्मल स्टडीज़ की होती है, नॉर्मल कॉलेज से पास आउट होते हैं, तो यहाँ पे जॉब ढूंढना एक बहुत बड़ी मुश्किल बात है अभी के लिए, राइट। तो ये जो है इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें वर्क प्रोफाइल क्या होता है, देखो क्लर्क का जो ऑफिस का टाइमिंग होता है वो 10 बजे का होता है, 10 से लेकर 5 बजे का होता है।
तो एज अ क्लर्क आप यहाँ पे पोस्टेड हो, आप 10 बजे जाओ, आप 5 के बाद मतलब 5, सवा 5, साढ़े 5 तक घर आ सकते हो। आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता है पूरी ब्रांच का कि आपने ही सब कुछ संभालना है। आपको टास्क मिलता है, आपके ऊपर और भी ऑफिसर होते हैं बैंक के अंदर, तो उनके ऊपर टास्क रहते हैं। आपके ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं रहता है कि आपको कोई चीज़ें कंप्लीट ही करनी पड़ेगी, टारगेट्स आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ आपके पास नहीं रहता है। तो एक बैलेंस्ड वर्क लाइफ आपको यहाँ पे मिलती है। कोई और एग्जाम के लिए आपको अगेन आपको प्रिपेयर करना होता है, तो वहाँ यहाँ पे वो भी आपको कंप्लीटली टाइम मिलता है। आपकी फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, कंप्लीट आप टाइम ले सकते हैं, मतलब क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं है, टाइम पे आप घर आ जा रहे हैं तो आप अपनी ऑब्वियसली अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे। कई लोग अपने घर की स्टेट में, जहाँ उनका घर है उसी स्टेट में ही उनका जो यहाँ पे पोस्टेड रहते हैं, तो आसपास भी आप पोस्टेड रहते हो, क्योंकि जैसे हम स्टेट लेवल पे बैंक का जो है एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे जब आपकी पोस्टिंग होती है, जो ट्रांसफर होते हैं, वो भी आपका स्टेट के अंदर ही होता है। तो जिस स्टेट में आपने एग्जाम भरा है उसी स्टेट के अंदर आपका ट्रांसफर्स होते रहते हैं, पोस्टिंग्स आपकी वही स्टेट के अंदर होती हैं। तो ये भी एक फायदा होता है कि आप अपने घर के आसपास ही रहते हो, बहुत दूर दूर नहीं जाते हो। जैसे सपोज आप नॉर्थ के हो, साउथ नहीं पहुंच गए, वेस्ट नहीं पहुंच गए, इस टाइप से। ठीक है, अब अगर यहाँ पे प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस में भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, लाइफ टाइम एज अ IBPS क्लर्क मतलब क्लर्क बने रह सकते हो। जैसे आपने क्लर्क ज्वाइन किया, उसके बाद सीनियर क्लर्क वगैरह आप बनते हो, तो आप पूरा लाइफ टाइम क्लर्क एज अ बन सकते हो क्या, रह सकते हो क्या? बिल्कुल रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको रहना आप रहिएगा। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा आपके एक्सपीरियंस पे बेस पे थोड़ा थोड़ा आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है, आप एज अ क्लर्क भी ऑलवेज रह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है कि आपके पास एक चॉइस होती है कि जैसे आपने IBPS क्लर्क का पेपर दिया, वैसे ही आपने IBPS क्लर्क जो है वो एंटर कर दिया, और उसके बाद आपका हो रहा है कि उसी साल या नेक्स्ट ईयर तक आप IBPS PO भी क्लियर कर दो। तो यहाँ से या तो आप IBPS जो PO होता है, जैसे नॉर्मल बच्चों ने दिया है वैसे ही आपने भी दिया, जैसे प्री क्वालिफाई किया, फिर मेंस क्वालिफाई किया, ऐसे करके आपने IBPS PO भी दे दिया, तो फिर आपका IBPS PO में सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आप अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करोगे अगर, तो फिर आपका साइकिल वही वाला चलेगा, PO वाला। बट यहाँ पे से अगर आपको मान लो नहीं देना है अभी IBPS PO, आप 2-4 कुछ साल मतलब इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, जॉब पे आप अपना सर्व करना चाहते हो, तो कुछ यहाँ पे आपका आफ्टर सम इयर्स भी आप एक इंटरनल, मतलब आपके कुछ इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं। ठीक है, तो आपके कुछ इंटरनल एग्जाम्स हैं, चलो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को लिख देते हैं। तो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, आप उनके लिए एलिजिबल अगर हो जाते हो 3 से 5 साल में, तो इंटरनल एग्जाम्स के थ्रू भी आप यहाँ पे एक ट्रेनी ऑफिसर बन सकते हो, और उसके बाद एक PO आप यहाँ पे बन सकते हो। फिर PO बनोगे, आगे आपका साइकिल वो चल जाएगा। तो 3 से 5 साल आपने एक क्लर्क एज अ क्लर्क यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, फिर आपको आगे आगे मौका मिलता रहता है कि आपको प्रमोशन लेना है या फिर नहीं लेना है। तो प्रमोशन लेने के लिए आपको जो इंटरनल एग्जाम होगा वो आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपका PO, सपोज आप PO बनते हो तो फिर आपका 1 ही साल का प्रोबेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि इतना आपने यहाँ पे सर्व कर लिया होता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो अगर आपने जैसे इंटरनल एग्जाम अगर दिया, तो यहाँ से तो आपका वो वाली चलेगी जो आपकी पूरी डेजिग्नेशन वाली होती है PO के हिसाब से। बट यहाँ पे अगर ये जो आपने यहाँ से आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर एज अ PO आपने ज्वाइन कर लिया, फिर मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर, तो यहाँ पे आप चीफ मैनेजर तक जा सकते हो, इस पोजिशन तक आप बैंक में जा सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया प्रमोशन का। अगर हम अब आगे बात करें एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, तो पैटर्न इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये समझ पाओ कि एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या फिर नहीं करनी है। तो ये आपका पूरा पैटर्न है एग्जाम का। क्लियर? तो इसमें आपका ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, 3 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। वैसे अभी आपका IBPS PO का पैटर्न चेंज हुआ है, तो अभी हमें नहीं पता कि हो सकता है कि चेंज हो या नहीं हो, तो लेट्स सी क्या होता है। बट आपका जो जैसे मतलब बहुत कम चांसेस है कि चेंज भी हो, बट आपके जो पैटर्न है एग्जाम का वो समझ लेना है। तो 35 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपकी इंग्लिश से आते हैं, और आपके टोटल 1 आवर का टाइम मिलता है, जिसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे मिलती है। आपके पास नेगेटिव मार्किंग 1/4 का इसके अंदर होता है, और सेक्शनल कट ऑफ भी आपका यहाँ पे होता है। तो सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करना होता है, साथ में आपको एक ओवरऑल कट ऑफ भी यहाँ पे क्लियर करना होता है।
सेम इसके बाद अब आपका प्री होगा, तो जिसने प्री के मेंस होगा, तो जिसमें प्री क्वालिफाई कर दिया वो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे और उसके बाद वो मेंस का एग्जाम देने जाएंगे। मेंस के एग्जाम में आपका एक चीज ऐड हो जाती है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है और इसके बाद ना इंटरव्यू है ना कोई डिस्क्रिप्टिव, कुछ नहीं है। आपके पास रीजनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स हैं आपके। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, क्वांट्स में आपके 50 क्वेश्चंस एंड यहाँ पे आपको टाइमिंग भी अलग अलग गिवन होती है, ठीक है, आप देख सकते हो। आपके पास 45 और 45 मिनट्स क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए मिल रहा है, 35 एंड 35 मिनट्स इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस के लिए मिल रहा है। तो टोटल आपका जो ये एग्जाम होता है पूरे 160 मिनट्स का होता है एंड यहाँ पे अगर हम बात करें पूरे 190 क्वेश्चंस आपके 200 के यहाँ पे आते हैं। क्लियर? तो ये आपका पूरा मेंस का एग्जाम पैटर्न हो गया। अब अगर यहाँ से हम सिलेबस के बारे में बात करें तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ये सारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक भी आपको इनमें से स्किप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मेंस का बात करें, प्री की तो हमने बात कर ली, मेंस की बात करें तो अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी आपने कुछ देखे होंगे, कुछ आपके प्री में भी आए हुए टॉपिक है मोस्टली, तो यहाँ पे उनका हायर लेवल क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं, प्री में आसान लेवल और मेंस में हायर लेवल। नेक्स्ट अगर हम मैथ्स की बात करें, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका आता है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड अरिथमेटिक, ये वाले चैप्टर्स आपके कवर रहते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपकी बात करें तो ये आपका मेंस वाला पार्ट है। मेंस के अंदर आपके पास ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी भी आपका इसके अंदर ऐड हो जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन तो है ही जिसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ऐड रहते हैं। अब मिक्स डीआई आ जाएगा, मिसिंग डीआई आ जाएगा, अब ठीक है, कैसलेट आपका आ जाएगा, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, आपका प्रीलिम्स का ये वाले पूरे टॉपिक्स हैं, आपको इनको कवर करना है। प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन तो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से ही मिलते हैं, 5 क्वेश्चन आपको स्पॉटिंग एरर से ही मिलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में 5 से 6 क्वेश्चन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स से मिल जाते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे, इनको कवर करके जरूर जाइएगा। ये आपका मेंस के लिए है, इंग्लिश का मेंस के लिए है और यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स गिवन किए गए हैं, इनको आपको कवर करना है ताकि आप मेंस में इंग्लिश के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओ। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपका पूरा जीए का सेक्शन है जिसमें ये सारी चीजें आपको कवर करनी होती है। जनरल अवेयरनेस है तो नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एग्रीमेंट्स हो गए, एमओयू साइन हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी होती हैं। आपके सामने सारे टाइप ऑफ टॉपिक्स लिखे हुए हैं क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कट ऑफ की, तो ये देखो कट ऑफ है आपका, क्योंकि हम इसे डिसाइड कर पाएंगे भाई कितना टारगेट होना चाहिए, कितना हमें अचीव करना है, कितने तक की प्रैक्टिस रखनी है। तो ये कट ऑफ आपका है, ठीक है। तो ये स्टेट वाइज है, तो हम प्री की पहले कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका प्री की कट ऑफ है, ठीक है, हर एक स्टेट की आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 83 तक भी आपकी कट ऑफ यहाँ पे जा रही है। तो ये जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 100 है। कहाँ है? आउट ऑफ 100 है आपकी जो प्री की कट ऑफ है, ठीक है, आउट ऑफ 100 है। नेक्स्ट आपके पास ये बाकी के स्टेट्स हैं आपके, ये आप देख सकते हो ढंग से, ठीक है। तो इसका 86.25 अब अगर जम्मू कश्मीर की, तो ये थोड़ा सा वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है एंड ये आपके जनरल की हमारे कैटेगरी की कट ऑफ हो रखी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, और क्योंकि जनरल की इसलिए है ताकि एक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आपको मार्क्स का समझ आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाईएस्ट कितना जा सकता है, जिसके हिसाब से आप अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रेटजी बना पाओ। ये हमारे मेंस की कट ऑफ है। आप तो मेंस की कट ऑफ अगर हम देखें तो ये आपके कुछ स्टेट्स ये हो गए, ये देखिए आप इसमें से डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हो, जिससे आप सोच रहे होंगे कि भरना है फॉर्म, तो ये आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो। अब ये भी आपका आउट ऑफ 100 है, ये भी आपके आउट ऑफ 100 ही है। भले अब आप कहोगे पेपर तो मेरा 200 मार्क्स का था, बट वो 200 को हम कन्वर्ट करते हैं 100 में, और जो मार्क्स मेरे पेपर में असलियत में आए होंगे उनको हम कन्वर्ट करते हैं इनमें। क्लियर है? तो ये आपके मार्क्स है 100 में से, मतलब 100 से आपके मार्क्स हैं। तो ये आपके कुछ स्टेट हो गए। तो आप यहाँ पे से देख सकते हो कि एटलीस्ट मुझे कितना लेके आना, 40s में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिख रहे हैं, राइट। तो 50 तक आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे लेके आने हैं मार्क्स, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें हो गई एंड यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं।
तो आप टारगेट कितना रखिए। देखो IBPS क्लर्क का क्योंकि पेपर आसान आता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अचीव नहीं कर सकते। रीजनिंग और इंग्लिश का तो आप पूरा पेपर कर सकते हो कंप्लीट, और क्वांट्स जिसकी अच्छी है, स्ट्रांग है, वो भी यहाँ पे क्वांट्स का भी कंप्लीट कर सकता है। भाई स्टूडेंट्स 100 में से 95 क्वेश्चंस भी करके आते हैं प्री में। तो यहाँ पे जो प्री की कट ऑफ आपको 80 समथिंग दिख रही है, उससे डरिएगा नहीं, पेपर बहुत मुश्किल नहीं होता है, आप आराम से अचीव कर सकते हो। तो प्री में अपना टारगेट हमेशा रखिएगा कि 95 तक के अटेम्प्ट आप रख पाओ, क्योंकि इसमें से अगर आप क्वेश्चन 90 to 95 बोल सकते हैं, चलो ठीक है, इसमें से ताकि जो क्वेश्चंस आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर उनमें से कुछ गलत भी आ गया तो आपका एक मार्जिन सेट रहेगा, जिससे आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत दिक्कत नहीं आएगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की प्री के अंदर, क्योंकि वहीं पे हमारे कट ऑफ ज़्यादा है और टाइमिंग कम होता है हमारे पास, राइट। चलिए, तो ये सारी ही चीज़ें थी, ये इन्फॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो कोर्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप अगेन इसमें एनरोल कर सकते हो। ये मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ, अगर आप वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वेबसाइट से आपको कैसे इसके अंदर एनरोल करना है। ठीक है, सो लेट मी शो यू। तो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ये आपका ऐसे ओपन होगा जब आप edutab.in वेबसाइट सर्च करोगे, कोर्सेज पे आपको जाना है, बैंकिंग कोर्सेज आपको चूज करना होता है। ये आपका पेज ओपन होगा एंड यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ये आपके सामने कोर्स मिल चुका है आपके लिए, एंड अभी आपके पास ये वाला जो आप देख सकते हो डिस्काउंट आपको मिल रहा है 72% ऑफ। ये चेंज होता रहता है, तो 72% इज द हाईएस्ट डिस्काउंट राइट नाउ। तो आपके पास एक अच्छा मतलब चांस है कि आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आपको ये कोड यहाँ पे से यूज़ करना है। नो मोर पे अगर आप यहाँ से जाते हो तो नो मोर पे आपको कुछ और चीज़ें दिखेंगी एंड आपको कुछ डिटेल में यहाँ पे जो हमारी डेमो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे, और ये कम्प्लीटली फ्री है, तो आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं FAQs, ये आप रीड कर सकते हो, यहाँ पे से आपको आंसर्स मिल जाएंगे इनके। नेक्स्ट आपके जो ये फैकल्टीज हैं जिन्होंने आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाया हुआ है, एंड सो ये सारी चीज़ें हैं, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए समझ में आ गया है। और अगर आप IBPS क्लर्क के लिए डिसाइड करने वाले हैं तो ये कोर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही आप यहाँ पे हमारा YouTube चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप YouTube पे न्यू हैं, इस चैनल पे न्यू हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे मिस ना करो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। जो भी आप डिसाइड करोगे, याद रखिएगा आप अपने फ्यूचर के लिए एक सही डिसीजन लेना है आपको, और ऐसा डिसीजन लेना है कि आप बाद में रिग्रेट ना करो। अगर आपको लग रहा है कि चलो हम टाइम अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर बाद में प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका जो समय है वो नहीं आता है, राइट। किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है, आपको स्टार्ट कर देना है, और यही जो समय है उसको आपने सही बनाना है। सो अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।